में सुनना चाहूँगा अबाउट अग्निवीर। अग्निवीर जो स्कीम है, आई विल से दैट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ बहुत अच्छी है आर्म फोर्सेस के लिए। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं फ़ौज में ना होता, पूरी दुनिया घूम पाता। जैसे मैंने अफ्रीका में यूनाइटेड नेशंस में सर्विस की और वहाँ भी रेबल एरिया में, तो नीचे रेबल्स ने हमारे को तकरीबन उड़ा ही दिया होता। अच्छा। कहते हैं ना चांस पे डांस। वहां पे तो जवान है, उनका कोई लीडर भी नहीं है, वो एक को गोली दबानी है और उसके बाद तो राज शुरू हो जाएगा। हमें ये था कि ये सबसे अच्छा मौका है टेररिस्ट का हमें ठोकने के। और उस 96 घंटे मैंने आंख शायद बंद नहीं की होगी, मतलब सोने का तो खैर सवाल ही नहीं है, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि इतना जोश होता था जवानों में, इतना जोश होता था कि आपका उनको जोश दिलाने नहीं, आपका उनको जोश को काबू में रखना। जो अग्निवीर स्कीम कर रही है, आप देखिए, जो भी एज एन अग्निवीर ज्वाइन करता है, पहले 4 साल की नायाब ट्रेनिंग, उस तरह की ट्रेनिंग एक बार किसी को मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो कहीं भी फिट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं देव मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे गेस्ट आए हैं, इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मल्टीफेसेटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड टैलेंट। तो अगर हम शुरू करें उनके बारे में बात करना, तो ही इज एन आर्मी, एक्स आर्मी ऑफिसर, ही इज एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर एंड एन ऑथर ऑल्सो। एनडीए के टाइम पे बेस्ट आर्मी कैडेट का खिताब जीता था, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल उनके बैच का उनको मिला था। उसके बाद ही जॉइंड आर्मी इन 1984 और उसके बाद उनके बहुत सारे अचीवमेंट है, मुझे कुछ पढ़ के बताना पड़ेगा यहाँ पे। ही जॉइंड 237 इंजीनियर रेजिमेंट वेयर ही टॉप हिज बीटेक, JNU with a record score and his MTech पावर सिस्टम्स के ऊपर किए थे फ्रॉम IIT कानपुर with a CPI of 10 out of 10. So much of talent. And उसके बाद he took a premature retirement and he moved into business. तो बहुत सारी चीजें उन्होंने किया था जिसके बारे में हमें बात करना है। He is कर्नल सुनील प्रेम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा आपके बुक लॉन्च के ऊपर, जो बुक का नाम है द पावर ऑफ कॉन्शियस ह्यूमन पैटर्न्स। सो दिस इज द बुक एंड इसके बारे में हम आगे चल के बहुत बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो जर्नी है, आर्मी की जो जर्नी है, मतलब आप जब आर्मी ज्वाइन की है उसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ हुआ था एंड आप कॉम्बैट का कमांडो इंस्ट्रक्टर भी थे एंड बहुत सारी चीजें आपने किया, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे एंड तो उसके बारे में थोड़ा आपसे सुनना है। तो देवू जी, मेरे ख्याल से जिस तरह से तकरीबन जितने भी कैडेट एनडीए ज्वाइन करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, मेरा ख्याल है सब वहां से भाग जाना चाहते हैं बिकॉज ट्रेनिंग इतनी टफ होती है और आपको पकड़ के, किसी भी एक नॉर्मल लड़के को पकड़ के, आजकल तो लड़की को भी पकड़ के, उनको एक जैसे एक मोल्ड के अंदर ढाल देते हैं, तो उस प्रक्रिया में कष्ट तो होता ही होता है। तो पहला रिएक्शन तो होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो भाग जाने। सबसे मेरी बहुत सारे पिक्चर्स में भी हमने देखा है कि ज्वाइन करते हैं उसके बाद भागने की कोशिश करते हैं शुरू में 1-2 दिन। जी बिल्कुल। तो मैं इसलिए नहीं शायद भागा क्योंकि मैं घर से भागा था। अच्छा। यानी कि पेरेंट्स की मतलब मर्जी के बगैर, हाँ ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आया था, जबकि मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि बाद में बाहर से इंजीनियरिंग कर लो। आप आर्मी, आपके घर में कोई आर्मी बैकग्राउंड से थे? मेरे एक चाचा जी थे फौज में, उसके अलावा कोई था नहीं। एक नॉर्मल बैकग्राउंड था, फादर कॉर्पोरेट में काम करते थे। अच्छा। तो फौज के बारे में कुछ पता नहीं था। बट हाँ, एक बार जब वहां गए तो मुझे लगता है किसी भी फौज में ये काबिलियत है कि किसी को भी लेकर और उसको इतना ट्रेन करती है कि उसके बाद आपको आपके माँ बाप खुद नहीं पहचानते जहाँ वापस जाते हैं। और एडवेंचर की अगर आप बात कहें तो पहली बात, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं फौज में ना होता तो पूरी दुनिया घूम पाता। जैसे मैंने अफ्रीका में यूनाइटेड नेशंस में सर्विस की, तो और बिल्कुल इंटीरियर्स में, वो भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस था। और वहाँ भी रेबल एरिया में
कौन से एरिया में गए थे? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में था मैं अच्छा। 1 साल के लिए। और उसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो आज भी लड़ रहा है, और इतने सालों से, जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1960-61 में, तब से लड़ ही रहा है। क्योंकि वेस्टर्न थोड़ा इंटरफेरेंस वहाँ बहुत ज़्यादा रहा है। तो जब मैं वहाँ गया था उस समय भी हमारा काम था गवर्नमेंट फोर्सेस को और रेबल फोर्सेस को अलग रखना। अच्छा। और मुझे याद है एक आध वाकया हुए थे, जैसे एक बार कहीं किसी रकी पे मैं गया था, वहाँ पे रिकॉग्नाइजेंस पे, तो नीचे रेबल्स ने हमारे को तकरीबन उड़ा ही दिया होता। अच्छा। अगर उस टाइम मैं मिशन लीडर था उसका, अगर मैं इमीडिएटली, कहते हैं ना चांस पे डांस, वो मुझे समझ में आता है। अगर मैंने उसी टाइम कंट्रोल ना कर लिया होता सिचुएशन को, बिकॉज ट्रिगर हैप्पी कहते हैं ना जिसे, हाँ। वहां पे तो जवान है, उनका कोई लीडर भी नहीं है, वो एक को गोली दबानी है और उसके बाद तो बरात शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा वो आपको अपना टॉर जैसे है दिखाना पड़ता है। और आई थिंक उस समय जितनी भी ट्रेनिंग थी वो बहुत काम में आई। इंडिया में भी मैं जैसे इंसर्जेंसी में जैसे कमीशन ही हुआ था, 9 जून को मैं कमीशन हुआ था, 6 जून को ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ जी। और कमीशन होते ही हम लोग मतलब पंजाब में फिरोजपुर में था, और पीक ऑफ इंसर्जेंसी था। उस टाइम बिना वेपन्स के बाहर मूव नहीं कर सकते थे। अच्छा। उसके बाद दोबारा जब मैं आया तो तब भी इंसर्जेंसी बहुत हाई थी, 1990 के आसपास। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुई थी और पाकिस्तान ने उधर के जितने टेररिस्ट थे सबको भारत की तरफ मोड़ दिया। एंड सेम जैसे असम में, अरुणाचल, नागालैंड, कुछ फेस किया? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को छोड़ के हर स्टेट में मैंने सर्व किया हुआ है। अच्छा। एंड वहाँ की एक अलग कहानी है, जैसे आप जानते हैं। हाँ। हिंदुस्तान का निहायत ब्यूटीफुल एरिया, बहुत खूबसूरत, इतना सुंदर कि जैसे इंदिरा गांधी जी जब गई थी इन मेंचुका, उन्होंने बोला था दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और उसके बाद जैसे अब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वो डेवलपमेंट कर रही है और वहाँ आज लोग जा भी सकते हैं, इतना खूबसूरत एरिया है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी इंसर्जेंसी उन दिनों बहुत ज्यादा थी। अब तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह से काफी बेटर हो गया। मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था। हाँ जी। तब मैं ट्रैवल किया था नॉर्थ ईस्ट, मेरा वो टेरिटरी में आता था। तो उस टाइम वो उल्फा इन्फेक्टेड पूरा था, एंड नागालैंड वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू ट्रैवल, और अरुणाचल भी नॉट कंफर्टेबल टू ट्रैवल। तो उस टाइम हमें हमेशा ना डर रहता था हमारे। तो आप तो वहीं पे थे, तो आपको और ज्यादा पता होगा उसके बारे में। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर? एंड आपको एक एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ जो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। तो देखिए, जैसे इंसर्जेंसी होता है, ये सिक्योरिटी होता है, ये डिफेंस होता है, उसका एक फैसेट ये भी होता है कि आप किस तरह से, एक होता है कि दुश्मन के लिए मरना और दूसरा होता है कि दुश्मन को साफ करना और खुद जीना। तो जब विजय चल रहा था, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो मेरी जो बटालियन थी, पट्टन कहते हैं, वो एक जगह है लीमाखोंग, वहां थी, मणिपुर। और हमें आदेश मिला 24 घंटे के अंदर पूरी डिवीजन को, कैंट को खाली करना है और इमीडिएटली मूव करना है वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। बिकॉज उस समय प्लान था एक तो कारगिल में जाना और सपोर्ट करना, और दूसरा था कि काउंटर अटैक लॉन्च करना पाकिस्तान पे। तो मेरी पलटन जो है, मैं पहली टुकड़ी लेके निकला था 48 गाड़ियां। अगले दिन सुबह, मुझे कभी नहीं भूलेगा वो जो नज़ारा है, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठीक है, और सबके परिवार, बच्चे, मेरे बीवी बच्चे भी साइड पे खड़े थे, ऐसे रेन कैप सिर पे डाल के देख रहे थे कि भाई ये सब लोग अब लोग जा रहे हैं। सुबह के 5:30-6 का टाइम था, और उन सबको वहां छोड़कर हम 24 घंटे के अंदर, मतलब उस दिन अगले ही दिन सुबह वहां से निकल गए। मेरी टुकड़ी 48 गाड़ियां लेकर निकली थी। अच्छा। और जो वाइफ और बच्चे तो खैर किसी ने उनको चढ़ा दिया प्लेन में अगले दिन, और कैंट खाली हो गया था अगले 24 घंटे में। लेकिन उस टाइम जब हम यहाँ से रंगिया जा रहे थे, ट्रेन में बैठ के फ्रंट की तरफ जाने में, हमें ये था कि ये सबसे अच्छा मौका है टेररिस्ट का हमें ठोकने के लिए। बिकॉज उन्हें पता था, ये इन्फॉर्मेशन तो एकदम फैल गई कि भाई जा रहे हैं यहाँ से, और कोई तैयारी नहीं है, 24 घंटे के अंदर क्या तैयारी होगी।
तो उस टाइम था कि पेट्रोल मतलब कोई भी एम्बुश करना चांसेस बहुत ही हाई थे। और उस 96 घंटे मैंने आंख शायद बंद नहीं की होगी, मतलब सोने का तो खैर सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे आप कभी कोई गाड़ी खराब होती थी या फिर एक ब्रेक लेना होता था तो इमीडिएटली सबको निकाल के चारों तरफ पोजीशंस लेके रोड ओपनिंग मतलब पूरी तरफ से डोमिनेट करके तब हम रुकते थे। और नजरें हमेशा हर मूविंग बंदे पे रहती थी कि कौन क्या हो सकता है। और हम वहाँ पे पहुंचे विदाउट इंसिडेंट रन गया और फिर ट्रेन में बैठे और फिर आगे की जो भी कहानी है। लेकिन जब वापस डिवीजन आई तो शायद कोई और टुकड़ी रही होगी, इमीडिएटली टेररिस्ट ने हिट किया और कैजुअलिटीज हुई। अच्छा, तो होता क्या है कि सिक्योरिटी डिफेंस इट इज नॉट जस्ट अबाउट जब एक्शन नहीं है, एक्शन ना होना भी आपके कंट्रोल में है, एग्जैक्टली, यू नो, बिकॉज आपके जवानों की जिंदगी आपके हाथ में है और सतर्क रहना एक जिंदगी और एक मौत का डिफरेंस है। तो आप एज ए लीडर, तो जब आप प्लेटून को अपना हैंडल करते थे, आप उनको कैसे मोटिवेट करके रखते थे? व्हाट इज द जोश में कैसे हमेशा रहते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होता था या बिकॉज मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स को वो भी जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो हिंदुस्तानी जवान को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, वो इतना मोटिवेटेड होता है कि हम लोग जैसे ऑफिसर थे तो वो तो आपको कंधे पे उठा के चलता है। तो एक बार मुझे याद है, मेरी एक टुकड़ी थी जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा। और जम्मू एंड कश्मीर में आपने ये सुना होगा पुंछ, उड़ी, ये सारे एरियाज। तो बीच में एक जगह है, नाम नहीं लूंगा, जहां पर मेरी एक कंपनी तैनात थी और मैं वहां गया था। तो वहां पर एक जोश अलग ही तरह का होता है जवानों में, बिकॉज यू नो जब फ्रंट में होते हैं, फील्ड में होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट रोज उनको दिख रहे होते हैं। तो मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में था, मेरी टुकड़ी को वहां पे सड़क बनानी थी, एक पगडंडी कह दें जिसपे गाड़ियों ने ट्रैवल करना था। तो जब मैं वहां गया तो फायरिंग भी हुई उनके ऊपर और किस तरह से उन्होंने उसको कंट्रोल वगैरह किया। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि इतना जोश होता था जवानों में, इतना जोश होता था कि आपका उनको जोश दिलाने नहीं, आपका उनको जोश को काबू में रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग तो अपने ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो हो जाता है कभी कोई किसी ने फायर किया, जैसे हमारी टुकड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन उस टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये दुश्मन नहीं है, बिल्कुल इन्हीं में घुस के कोई आतंकवादी फायर कर रहा है। अगर उस टाइम हम कंट्रोल खो बैठे हैं तो फिर तो lot of casualties will happen, civil casualties भी हो यस, सकती हैं। जब दुश्मन हो तो दूसरी बात है, वो सरहद के पार है, उसको ठोकने के लिए हमेशा तैयार है। और एक और मेरे से रहा नहीं जाएगा, हाँ जी, बताइए। मैं वही बताना चाहता हूँ कि कितना जोश होता है। मैं यंग ऑफिसर था, बहुत यंग था। एक और जगह थी जिसका नाम था मेंचुखा, अरुणाचल में। तो वहां पे नया नया सेकंड लेफ्टिनेंट में था, अच्छा, पहुंचा, इतना काम का आइडिया नहीं था, अभी कुछ ही महीनों की सर्विस थी और जोश सातवें आसमान पे था। तो इतनी टफ कंडीशंस होती थी वहां पे, दिन में भी टेम्परेचर वहां -10 -12 सा रहता था और रात को तो खैर फ्रीजिंग ही होता था। तो मैं जब वहां टुकड़ी पे पहुंचा, मैंने पूछा कि आज कितना काम करोगे। उनको एक एरिया पानी वाटर लॉगिंग थी एयरफील्ड के साथ, वो हटानी थी, ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था। उन्होंने मेरे को एक एरिया दिखाया कि सर यहाँ तक। मैंने कहा यार यहाँ तक ही, इससे ज्यादा नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा सर अब आप बताइए कहाँ तक होगा। मैंने आगे पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा सर यहीं तक होगा। अच्छा हुआ क्या, जब मैंने काम शुरू हुआ तो देखा कि इतना टफ कि मैंने जो उनको टारगेट दिया था वो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ब्रेक ऑफ का टाइम हुआ, मैंने उनको कहा ब्रेक ऑफ करो, उन्होंने कहा नहीं सर आज ब्रेक ऑफ नहीं होगा, आज ब्रेक ऑफ तभी होगा जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। और रात को, वहां की रात और यहाँ की रात कंपेरेबल नहीं है। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, मैं वो लेसन कभी नहीं भूलूंगा कि कि जवान जो है हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो इतने मतलब उनमें जज्बा है, आपको सिर्फ उनके लेवल तक मतलब अपने आप को भी राइज करना है। उन्होंने उसी टाइम ब्रेक किया जब वो पॉइंट पहुंचा रात को, फ्रीजिंग कंडीशंस में। एब्सोल्युटली दैट इज हाउ इतना जोश होता है। एंड जब आप कमांडो इंस्ट्रक्टर बने, हाँ जी, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें बताइए, क्योंकि मैंने अपना कमांडो कोर्स जो किया तो उसमें मैं इंस्ट्रक्टर था। तो इंस्ट्रक्टर रहने के
मतलब बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एक खिताब होता है जो आपको हम्म। दिया जाता है, आपको कमांडो इंस्ट्रक्टर कहा जाता है उसके बाद। तो एक इंसिडेंट नहीं है, बहुत बहुत सारे सारे incident है। इंसिडेंट हैं। जैसे मैं जब उसके बाद एज एन इंस्ट्रक्टर इन एनडीए गया, अच्छा। तो एनडीए में अब मेरा काम था ट्रेन करना अपने कैडेट्स को वहां पर। बिल्कुल। हालांकि वो केवल ट्रेनिंग ही थी, बट उसमें मेरे ख्याल से मैं बहुत कामयाब भी रहा, बिकॉज हमारा स्क्वाड्रन हमेशा 2 बार चैंपियन था, 2 बार रनर अप था। और आज भी जो ऑफिसर्स हैं, जो कैडेट्स हैं, हम लोग बैठते हैं तो उसी टाइम को याद करते हैं, याद करके आप हाँ। बहुत कुछ बातें करते बिकॉज आई थिंक वो आपके हाथ में एक जिम्मेदारी होती है, किस तरह से आप कल के फ्यूचर लीडर्स के हैं। को शेप करते हैं। और आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वो आगे लोगों को ट्रेन करेंगे। हाँ। एंड आप साथ में प्लाटून के वेपन्स के भी बारे में भी आपने इंस्ट्रक्टर थे ना प्लाटून? हाँ, मैं प्लेटून वेपन्स में मैंने टॉप किया था। हम्म। तो मेरा कुछ थोड़ा सा शायद खुद भी एबिलिटी है कि निशाना मेरा चूकता नहीं है। अच्छा। मैं ऐनक पहनता था, तो सब में मेरा बिल्कुल परफेक्ट होता था। सिर्फ एलएमजी में थोड़ा सा चूकता था, अच्छा। बिकॉज उतना दूर दिखता नहीं था, क्योंकि हाँ। एलएमजी की रेंज मिनिमम 300 मीटर होती है। उससे कम में तो आप कम रेंज में आप एलएमजी फायरिंग नहीं कर सकते। हाँ, बट इंसिडेंट्स की जैसे आप बात करते हैं, बहुत है। जैसे कई बार हुआ, जैसे अफ्रीका में माइंस ले की होती हैं। हाँ। तो एक बार मैं स्टेप करते करते वहां बचा। अच्छा। एक माइन, रशियन माइंस लगी हुई थी वहां पे एक एयरफील्ड। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जहां पर फायरिंग चल रही थी, और मेरे साथ वाला, और हम एक एयरक्राफ्ट को रिसीव कर रहे थे। हाँ। और मेरे साथ वाला कह रहा था कि सर एक इधर से निकली, एक उधर से निकली। और जैसे ही वो एयरक्राफ्ट निकला, हम सर हाथ साथ ऐसे भागे वहां से कि आज जान बच गई है। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ होता है, बहुत ही Yes. एडवेंचरस लाइफ है एंड रिस्की तो है ही है। हाँ। जब उसके बाद आप रिटायरमेंट लिए एंड देन यू गॉट बैक टू सिविल लाइफ, तो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन, कैसे आपने कोप किया? पहले तो देखें शौक लगता है, हाँ। बट बाहर का, क्योंकि कहूँगा कि वैल्यू सिस्टम थोड़ा फर्क है। और मैंने सोचा था कि बिजनेस ही करूँगा, लेकिन मैंने 2 साल जॉब भी किया। अच्छा। तो जॉब के बारे में कुछ समझ आया कि यहाँ पर भी हर तरह के जज्बा, प्लेइंग फील्ड अलग है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स वही हैं। एक नॉर्मल एम्प्लॉय वही चाहता है, बिल्कुल। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, मैनेजमेंट, सब कुछ चाहता है अपने लीडर्स से। बात वही है। जैसे वो एक पिक्चर है रंग दे बसंती, हाँ। जो कहती है, जज्बा तो वही है। तो मैंने यहाँ देखा कि जैसे हमारे यहाँ इन अ ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया, इकोनॉमी बहुत मायने रखती है, और बड़ी खुशी मिलती है जब आप छोटी छोटी कंपनीज को देखते हैं, जिस तरह से वो लिटरली इकोनॉमी को अपने कंधे पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी फिर उसी को ज्वाइन किया, और शुरू में झटके भी लगे। पहले मैंने अपना सारा पैसा गंवा दिया। अच्छा। होता है शुरू में, तो होता है, ट्रायल एंड एरर थोड़ा चलता ट्रायल है। एंड एरर चलता है। वाइफ कह रही थी कि अभी भी लेट नहीं है, जॉब करो। बिफोर वी मूव टू दिस थिंग, बिजनेस वाला पैर जो आपके है उस पे आना है, उससे पहले मैं आपका एक व्यू पॉइंट सुनना चाहूंगा अबाउट अग्निवीर। ओके, सो अग्निवीर जो स्कीम है, आई विल से दैट इन द लॉन्ग टर्म इट इज बहुत अच्छी है आर्म फोर्सेस के लिए। क्योंकि देखें, एक पहलू आप सुनते रहते हैं, बट एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फौज एक बड़ी पिरामिडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। ठीक है ना, जो बेस बहुत चौड़ा होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर का जो टिप है, चीफ तो एक ही बनता है। एक ही बनता है, बिल्कुल। लेकिन आप अगर सोचें कि अगर वो बेस जो है कंटिन्यू करता है, तो किसी ना किसी स्टेज पे वो अड़ेगा, और उसके बाद वो पेंशन जाएगा, लेकिन वो कहीं पहुंचा होगा। जो अग्निवीर स्कीम कर रही है, आप देखिए, जो भी एज एन अग्निवीर ज्वाइन करता है, वो एक यंग लड़का, पहले 4 साल की नायाब ट्रेनिंग, उस तरह की ट्रेनिंग एक बार किसी को मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो कहीं भी फिट हो सकता है। एग्जैक्टली। और यहाँ तो पूरी जो कंपनियां हैं वो तैयार बैठी हैं अग्निवीर को लेने के लिए। दूसरी बात, आप जब बाहर निकलेंगे, सपोज कोई बिजनेस करना चाहता है, खुद का काम करना चाहता है, तो तकरीबन मेरे फिगर शायद सही, मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेट होंगे,
लेकिन 11,500-12,000 रुपए उसके हाथ में होंगे, राइट, प्लस तकरीबन 50,000 की सैलरी वो उस टाइम ले रहा होगा, और उसको पहले ही मालूम है कि यदि वो कंटिन्यू नहीं कर रहा फौज में, बाहर आ रहा है, तो उसको पहले ही पता है कि मुझे बाहर जाना है। हाँ, तो फौज जो क्या करती है, वो साथ में आपको ट्रेन भी करती है कि जब आप पोस्ट फौज जाते हैं तो तब आप क्या करेंगे। जैसे जब मैं आर्मी से निकला तो एक स्पेशल कोर्स फौज ने कराया, अच्छा, जिसका तकरीबन ज्यादातर एक्सपेंस फौज ने उठाया था। ओके, तो मैंने अपना मैनेजमेंट कोर्स यहाँ MDI से किया था, और इसी तरह से हर लेवल के लिए कोर्सेज होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत सही स्टेप है, और ऐसा सिमिलर प्रोग्राम जो है US से जितनी भी एडवांस्ड आर्मीज में वहाँ चलता है, तो मुझे लगता है कि वो फिक्र की बात नहीं है, नहीं, इनफैक्ट उल्टे अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। ये लोग कि ट्रेंड होके जब निकलेंगे highly तो trained, जॉब का अपॉर्चुनिटी ऑफर्स की कमी नहीं होगी, बिल्कुल, राइट। और जो कुछ अपना खुद करना चाहता है तो 11.5-12 लाख आज की डेट पे ले लीजिए, और फ्यूचर में जो भी अमाउंट होगा उस समय के अनुसार, वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा है actually, बहुत अच्छा in amount, that way. right. ओके, और अब हम आते हैं आपके बिजनेस वाला जो पोर्शन है उस पे आते हैं। तो आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी शुरू किया था, नवयुग करके, नवयुग इन्फो जी, सॉल्यूशंस करके, प्राइवेट लिमिटेड। देन आपने बिस्क ऑलिव बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके किए, जो एक सोल्जर्स हैं उनको लेके किया। आई थिंक अराउंड 37,000 सोल्जर्स, एक सोल्जर्स है जिनको लेके आप ऑपरेशन, फील्ड ऑपरेशन में किए। उसके बारे में, बिकॉज आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने ये आइडिया कैसे कंसेप्चुअलाइज किया और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो कंसेप्चुअलाइज तो ऐसे था कि दिमाग में कीड़ा था कि भाई जब हम लोग फौज से निकलते हैं तो समझा जाता है कि हाथ में एक बंदूक और दूसरे हाथ में एक रम की बोतल, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जो फौज जो है वो एक ऑपरेशनल काम है, राइट। हम या तो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं और या फिर ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करते हैं। एक कहावत है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, एंड सेकेंडली इन वॉर देयर आर नो रनर्स अप, देयर ओनली विनर्स, ओनली विनर्स। तो ये कंटिन्यूस आप में कूट कूट के भरा जाता है कि भाई फेल नहीं होना है, आपको जो काम दिया है उसको पार लगाना ही है। तो उस वजह से जो फौजी होते हैं वो ऑपरेशनली बहुत अच्छे हो जाते हैं, और किसी भी सिचुएशन में जुगाड़ करना पड़ो, कुछ भी है, वो आपको रिजल्ट निकाल के देंगे। तो एक परसेप्शन बाहर की जो बनी हुई है कि भाई ये आदमी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी वगैरह के लिए फिट है, तो उसको मैं तोड़ना चाहता था। और फिर ये दिमाग में आया कि भाई हम तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हैं और हमारे देश के कोने कोने में इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमेशा जैसे बिजनेस में आप आते हैं तो आपको समझ आता है कि हमेशा अच्छे लोगों की कमी ही रहती है, आप किसी भी बिजनेस से पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो अब फौजी कंट्री के हर कोने से रिक्रूट होता है और वहीं वापस जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल सिचुएशन है कि लाखों फौजी, तकरीबन 27 लाख फौजी एक टाइम पे सिविल में होते हैं रिटायर्ड। अच्छा। और 27 लाख उनके फिर आप पत्नियां, हाँ, उनके बच्चे लगा लीजिए, हाँ। तो हम तो 1 करोड़ से ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं। और आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की बात नहीं कर रहे हैं, आप अरुणाचल में, नागालैंड में, कच्छ में, हिमाचल में, लेह लद्दाख में, हर जगह फौजी हैं। हाँ, तो इसको सोच के फिर ब्रिस्क ऑलिव शुरू किया, और हमने एक टुकड़ी बनाई कि पूरी कंट्री में कोई भी लार्ज टास्क हो, कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसको हम अब फौजियों के थ्रू करेंगे, उनकी रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और एक्सपर्टीज के साथ। तो आज की डेट में हम प्रोजेक्ट्स, आई थिंक कोई स्टेट नहीं होगी जहां हमने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किए होंगे। और सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट किया तो 2000 लोकेशन पे था, 1905 लोकेशंस पे प्रिसाइजली, और उसमें 2/3 हिंदुस्तान कवर किया था हमने 1-1.5 साल के लिए, जहां पर हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए एक बहुत बड़ा डेटा लॉगिंग और सर्वे किया था। और अब हम सोलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अक्रॉस, यहाँ तक कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो जेवर के आसपास के जो विलेजेस हैं जहाँ पे लोगों को रीसेटल करवाना है, तो रीसेटलमेंट का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ईवी चार्जर्स लगाना, छोटी होदी बनाना पानी की, वाटर टैंक बनाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, छोटा सा आंगनवाड़ी बनाना, स्कूल रिपेयर्स करना, किसी भी तरह के इस तरह के टास्क, ऑडिट करना, गवर्नमेंट स्कीम्स के हमने ऑडिट किए हैं। अच्छा। एंड अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक और प्रोजेक्ट हमारा अभी अलॉट हो रहा है
जो 3 स्टेट्स में, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में हमें ऑडिट करने हैं बॉर्डर के साथ साथ। एक्चुअली उनके थ्रू आप बहुत एफिशिएंटली एंड बहुत अच्छे से ऑपरेशनल काम हो सकता है इसके साथ। जी बिल्कुल, तो मतलब हाँ, बेसिकली यू हैव गिवन अ सेकंड लाइफ टू द एक्स सोल्जर्स, आई कुड से दैट। इनका इनफैक्ट उसका नाम भी सेकंड लाइफ है। तो Soldier बुक Second है, Life। मैं हाँ उस पे भी आने वाला हूँ आगे चल के। हाँ जी, दिस इज द बुक सोल्जर 2.0, दिस इज द सेकंड लाइफ, हाँ जी, दिस इज रिटन बाय यू एंड इसके बारे में मैं भी आपसे सुनूंगा। तब तक मैं पहले आपका बिजनेस वेंचर्स की जो बाकी भी है, बिकॉज यू हैव डन सो मच ऑफ इनोवेशंस आल्सो, एंटरप्रेन्योरशिप आप में तो बहुत है। तो इसके साथ साथ जो और एक वेंचर आपने किया था डिफेंस बिजनेस के Defense। ऊपर, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो तो आज की डेट में भारत का जो है बिल्कुल फेस ही बदल रहा है। हम लार्जेस्ट या सेकंड टॉप 3 इंपोर्टर्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में रहा करते थे, ठीक है। सऊदी अरेबिया आज की डेट में नंबर 1 है, फिर हम नंबर 2 पे थे, अब हम उस पोजीशन से पीछे आ गए हैं क्योंकि आज की डेट में हम एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर बन गए हैं। अच्छा, अब ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखें, फ्रॉम इंपोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग, जो आत्मनिर्भरता है, आज उस पर इतना काम हो रहा है, तो उसमें हम भी कुछ रोल कर रहे हैं। तो जैसे रिसेंटली हमने एक ब्रिज बनाया है, और ये बड़ा ही यूनिक ब्रिज है, जिसे इन्फेंट्री का जवान जो है खुद उठा के ले जाता है ब्रिज, बिल्कुल जैसे ट्रॉली या व्हील बैरो को नहीं ले जाते, हमने उसको व्हील बैरो की तरह कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, और जैसे व्हील बैरो खींचते हैं तो 20 जवान, ऐसा सोचिए 20 व्हील बैरो खींचते हुए लेके जाते हैं, ओके, और पानी के तट पे पहुंचते ही वो व्हील बैरो ऐसे टर्न करके पुल में बदल जाता है, जिसे आप जोड़ के 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर एक पुल बना देते हैं, जिसके ऊपर पूरी पलटन निकल जाती है। क्या बात। तो ये हमने एक पहले ये बहुत टफ होता था उनके लिए, क्योंकि वो कैरी करना पड़ता जी सारे, ऐसा ब्रिज था ही नहीं इंडिया में। हाँ। तो इनफैक्ट ये जो ब्रिज हमने बनाया है 50 मीटर स्पैन का, इस स्पैन का पूरी दुनिया में कोई ब्रिज ऐसा नहीं है आज के डेट में। और नॉट जस्ट दिस, अभी हम एक ड्राई ब्रिज बना रहे हैं, एक GRSC करके कंपनी है, उसके साथ काम कर रहे हैं ब्रिजेस की डेकिंग्स पे। देन टैंक वर्सेस टैंक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो सिस्टम। अच्छा, यानी कि भाई जब हम टैंक का गोला दागते हैं तो भाई ये अपना टैंक है कि दुश्मन का, हाँ उसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगा, इट्स लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी हमने एक इजाद किया है। देन एक है टैंक वर्सेस टैंक एंड ATGMs, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, फोर्स ऑन फोर्स सिस्टम, प्लस काउंटर टेररिज्म, काउंटर ID, बहुत सारी कम्बैट सिमुलेटर्स। तो एक पूरा हमने एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया है। और अगेन यहाँ पे भी एक चाह थी कि भाई ये चीजें बाहर से क्यों। हाँ, आप देखें टेररिज्म हमारे यहाँ 1927 या उससे पहले से रहा है, नागालैंड की प्रॉब्लम, लेकिन आज भी काउंटर टेररिज्म के लिए हम चीजें बाहर से क्यों लेते हैं। तो एक शुरुआत की जरूरत थी, और बड़ी खुशी मिलती है जब इस तरह की, एक तो होता है कि बिजनेस तो है ही है, लेकिन आपको बहुत जबरदस्त खुशी मिलती है, जैसे अभी जब हमारा ब्रिज इन्फेंट्री में पास हुआ, अच्छा, और उनको बहुत पसंद आया, और अब उसका प्रोसेस चल रहा है, तो एक दिल को बहुत खुशी मिलती है कि हम ये कर पाए। बिल्कुल। What drives you to do so many things? Like इतने सारे बिजनेस वेंचर्स है, एंड बुक भी लिखते हैं, एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारे कहाँ से इतना मिलता है आपको ऊर्जा? तो ऊर्जा कहें तो देखिए, एक जिंदगी है, भगवान ने दिए, पुनर्जन्म वगैरह देखते रहेंगे, लेकिन आज तो ये जिंदगी है। बिल्कुल। और इस जिंदगी में वो कर पाना, जैसे चांस पे डांस, कि जब कोई मौका मिले, तो मैंने ये देखा कि अगर वो मौका उस टाइम छोड़ देते हैं तो शायद दोबारा आपके पास कहीं ना आए। बिल्कुल। और मेरा एक खुद का सोचना है कि जैसे हम लक कहते हैं या किस्मत कहते हैं, वो केवल एक मिलाप है आपकी तैयारी और एक अपॉर्चुनिटी के बीच में। अपॉर्चुनिटीज हर आदमी के पास आती हैं, क्या आप उसके लिए तैयार थे, और यदि आप तैयार थे, क्या आपने उसको उठाया, उससे हम कहते हैं कि भाई ये आदमी बहुत लकी है। अदरवाइज कोई लकी नहीं है, इट इज जस्ट दैट वो आदमी चांस पे डांस करने के लिए तैयार था और उसने किया। तो इस सोच के साथ मुझे लगता है कि खैर ये जो भी है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा एक वो है, नहीं, लेकिन मैं आपका
द पावर ऑफ कॉन्शियस ह्यूमन पैटर्न्स का थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ा हुआ है। हाँ जी। अभी तो बुक आपका रिलीज हुआ है, बट बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस बुक के बारे में। जो पोर्शन मैंने देखा हुआ है, तो उसके बारे में आई वुड लाइक टू हियर समथिंग अबाउट फ्रॉम यू। ओके, सो अगर कहूँ तो ये किताब इस छोटी सी बात को कहती है जो आप शायद एग्जैक्टली उल्टा सुनते हैं, क्योंकि हमने बचपन से अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से भी यही सुना है कि जो कामयाबी है वो बहुत कठिन है बिल्कुल। और उसके लिए आपको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। छोटा हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत हम्बली डिसएग्री करता हूँ। मेरा ये सोच है कि पहली बात, कामयाबी मुश्किल नहीं, आसान है, और उसको आसान बनाने का एक ही काम है, कामयाबी तक ले जाने वाले जो भी चीज़ हैं, अगर वो आप अपने लिए आसान और एंजॉयबल बना सकते हैं, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से कामयाबी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज, दूसरा ये बुक पैटर्न्स के बारे में है। हाँ। और पैटर्न्स यानी अगर मैं एक उदाहरण लूँ, आप सांस लेते हैं, पैटर्न है, दिल धड़कता है, पैटर्न है, नब्ज चलती है, पैटर्न है, आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, अल्टीमेटली आपके पास केवल 4 ही चीज़ें हैं। ये शरीर है आपके पास, बॉडी, आपका माइंड है, आपकी इमोशंस हैं जो आप फील करते हैं, और आपके एक्शंस हैं। अब आप चाहे कहें बिजनेस चलाना, चाहे रिलेशनशिप्स, चाहे आप सक्सेस कहें, चाहे लेजर करें, आप केवल इन 4 चीज़ों से करते हैं। बिल्कुल। और अगर आप इन 4 चीज़ों को मास्टर कर सकते हैं तो बाकी सब मास्टर्ड ही है। और इसमें क्या होता है कि बहुत बार हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर आप चलते समय कदम रखते हैं, तो आप जो दिन में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो कदम रखते हैं, राइट, उनको सही कर लें तो आपकी टांगों की फिटनेस अपने आप सही हो जाएगी। अगर आप बैठने का तरीका या पीठ सीधी कर लें तो आपको कमर में दर्द हो ही नहीं सकता है। अगर आप अपनी सोच को, तो हमारे दिमाग में 60 से 70,000 ख्याल आते हैं। अगर वो सारे ख्याल नेगेटिव हैं, सेल्फ डिफीटेड हैं कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो सक्सीड कर ही नहीं सकता, तो कोई भी विद्या, कोई भी मेहनत आपको सक्सीड नहीं करवा सकती, क्योंकि 60 से 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 365 टाइम्स तो आप अपने खुद को हरा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बुक उसके बारे में है। बेसिकली आपको अपने हाँ जी। पैटर्न्स को देखना है, फील करना है, नोटिस करना है, हाँ, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है। ट्रू। और एक जो गलतफहमी है वो ये है कि हम हैबिट्स को पैटर्न मान बैठते हैं। हाँ, हैबिट एब्स्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। तो आप किसी को कहते हैं बेटा मेहनत करो, या भाई आलस 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 क्यों करते हो, लेकिन यदि उसके आलस का कारण केवल उसका सांस है, या उसके बैठने का तरीका है, या उसकी दिनचर्या का तरीका है, सपोज फॉर अ मिनट, कुछ ऐसी चीजें, उसका खान पान है जिसकी वजह से वो आलसी हो रहा है, जैसे मेरे केस में नाक टेढ़ा है, मेरा 3 बार टूट चुका है, अच्छा। तो सांस थोड़ा सा वो होता है। हाँ। तो मैं बहुत केयरफुल हूँ नीति रोज करने का और ऑयल करने का। इसको बहुत सिंपल तरीके हैं। योगा बहुत अमेजिंग चीज है, हर चीज का आपको इलाज बताता है। अब अगर मैं ये ना करूं और मेरे को कोई कहता रहे बेटा मेहनत करो और मेहनत करो, तो मैं तो गिर जाऊंगा, गिर जाएंगे आप। क्योंकि बेसिक जो ऊर्जा है, माइंड, बॉडी, एनर्जी, इमोशंस, वहीं से तो आ रही है। बिल्कुल। और एक्शंस और कहाँ से आ रही है? बिल्कुल। आप उसको सही कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरा जो आपका भी जो सोल्जर 2.0 है, आई थिंक मेरा मानना है कर्नल कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ थॉट व्हिच विल चेंज द टेक्सचर ऑफ द कंट्री। जितने आप जिस तरह से इनको आप काम में दे रहे हैं, एंड पूरा दे विल हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, दे विल हैव सोर्स ऑफ एंगेजमेंट एंड ऑल, तो उससे एक टेक्सचर कंट्री का पूरा बदलने वाला है। तो बहुत अच्छा काम है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जितने भी हमारे यूथ हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने माइंड में तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, वही हूँ जो स्कूल से निकला था जिंदगी के सफ़र पे, और उसको चलते चलते कुछ छोटी छोटी मोटी चीज़ें समझ में आई। तो ये एक समझ में आया है कि आप अपनी दिल की सबसे पहले सुनिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप की नहीं सुनिए और बड़ों के ना सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन उसके बाद दिल की करिए, बिकॉज दिल आपको बहुत रेयरली ही गलत बताएगा।
ठीक है, और कंफ्यूज करने वाली बहुत सारी चीजें होंगी। इस दुनिया में सक्सेस के लिए वही सिंपल बात है, अपनी पैशंस को फॉलो करें, ऑनेस्टी से काम करें, अच्छे काम का कोई तोड़ नहीं है, और अपने पैटर्न्स पर ध्यान दें, और मेरे ख्याल से सक्सेस और आपके बीच का रास्ता जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा और बहुत एंजॉयबल भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू जी। ये है कर्नल सुनील प्रेम, एक आर्मी मैन है, एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है एंड ऑथर है। तो आगे भी अगर आप ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए और हमें बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा।